क्या आप भी इंग्लिश बोलते समय बार बार इन, ऑन, एट, फॉर, टू जैसी छोटी छोटी मिस्टेक्स करते हो? तो आज का वीडियो आपके लिए गेम चेंजर होने वाला है, क्योंकि आज हम सीखेंगे प्रेपोजिशंस, यानी वो छोटे छोटे वर्ड्स जो आपकी बेसिक इंग्लिश को फ्लुएंट बना देते हैं। आज के बाद प्रेपोजिशंस आपकी वीकनेस नहीं, स्ट्रेंथ बन जाएगी। आपने कई बार सोचा होगा इन यूज करूं या ऑन, ऐड कहाँ लगाऊं, टू और फोर में क्या डिफरेंस है, और यही कंफ्यूजन आपकी फ्लुएंसी को रोकती है। लेकिन टेंशन मत लो, इस वीडियो में मैं आपको प्रेपोजिशन जीरो से लेके एडवांस लेवल तक सिखाऊंगी, और वो भी बहुत आसान तरीके से। आप बिना सोचे समझे किसी भी प्रेपोजिशन को सही तरह से यूज कर पाएंगे। बस आपको वीडियो को ध्यान से सुनना है। सबसे पहले हम बात करेंगे इनका कहाँ यूज करना है और ऑन का कहाँ यूज करना है। तो इन हम यूज करते हैं, इसकी हिंदी है में और अंदर। मतलब कि जब कोई भी चीज किसी रूम के अंदर है, किसी बॉक्स के अंदर है, किसी सिटी के अंदर है, किसी कंट्री के अंदर है, या किसी घेरे के अंदर है। यहाँ पर आपको एक बॉक्स बनाना है, इमेजिन करना है ये एक बॉक्स है, और ये बॉक्स आपका सिटी हो सकता है, आपका रूम हो सकता है, या फिर कंट्री हो सकता है, या कोई भी घेरा हो सकता है। और इसके अंदर कुछ भी चीज़ होने की बात कर रहे हैं आप, कोई भी चीज़ इसके अंदर है, चारों तरफ से वो ढकी हुई है, घेरे के अंदर है। तो जब कोई भी चीज़ किसी भी चीज़ के अंदर है, किसी बॉक्स के अंदर है, रूम के अंदर है, सिटी के अंदर है, कंट्री के अंदर है, तो उसके लिए हम इनका यूज़ करते हैं। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं। आई एम इन माई रूम, मैं अपने रूम में हूँ। तो मान के चलो ये आपका रूम है, ठीक है। अब इस रूम के अंदर आप है ना, तो इसीलिए यहाँ पर इनका यूज़ हो रहा है कि मैं अपने रूम में हूँ। द मनी इज़ इन द पॉकेट, पॉकेट में पैसे हैं, पैसे कहाँ हैं? पॉकेट के अंदर हैं। वी आर इन इंडिया, हम इंडिया में, हम मान के चलो ये इतना बड़ा है इंडिया, बहुत बड़ा है इंडिया, उस इंडिया के अंदर हम लोग हैं, है ना, हम लोग उस इंडिया के अंदर रह रहे हैं। तो यहाँ पर इंडिया एक बहुत बड़ा है, ठीक है, इसीलिए हम यहाँ पर इनका यूज़ कर रहे हैं कि वी आर इन इंडिया, क्योंकि इंडिया क्या है? वो एक कंट्री है, कंट्री की बात हो रही है तो इंडिया आएगा। वी आर इन इंडिया, हम इंडिया में हैं। द वाटर इज इन द बॉटल, पानी बॉटल में है, या बॉटल में पानी है, ऐसे भी आप कह सकते हैं। तो मान के चलो ये आपकी एक वाटर बॉटल है, ठीक है, और इसके अंदर पानी है, इसके अंदर पानी है, राइट। तो वाटर बॉटल के अंदर है ना पानी, इसीलिए इनका यूज हो रहा है। तो द वाटर इज इन द बॉटल, बॉटल में पानी है। आर यू इन ट्रबल, क्या आप मुसीबत में हो? माई फादर इज इन द ऑफिस, मेरे पिताजी ऑफिस में हैं। माई कीज आर इन द बैग, मेरी कीज बैग में हैं। द पिक्चर इज इन द न्यूज़पेपर, यहाँ आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है। जब भी आप न्यूज़पेपर की बात करेंगे तब हम इनका ही यूज़ करेंगे। न्यूज़पेपर के अंदर कोई चीज़ है, आप मान के चलो ये इतना बड़ा न्यूज़पेपर है, ठीक है, ये आपका न्यूज़पेपर है, और इस न्यूज़पेपर में कहीं पर छोटी सी पिक्चर की आप बात करें कि न्यूज़पेपर में पिक्चर है, राइट, पिक्चर का है न्यूज़पेपर में। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स को लगता है कि यहाँ पर ऑन आएगा, ऑन नहीं आएगा यहाँ पर, क्योंकि वो पिक्चर न्यूज़पेपर के ऊपर थोड़ी रखी हुई है, न्यूज़पेपर के अंदर है। तो ये आपका एक क्या हो गया? ये एक बॉक्स ही तो हो गया, और बॉक्स के अंदर कुछ है, तो न्यूज़पेपर के अंदर पिक्चर है, इसीलिए यहाँ पर हम इनका यूज़ करेंगे, ऑन का यूज़ नहीं करेंगे। ऑन का यूज़ क्यों नहीं करेंगे? जब मैं आपको अभी ऑन कराऊंगी तब आपको समझाऊंगी, ठीक है। तो जब भी आप न्यूज़पेपर की बात करेंगे तो वहाँ पर आप इनका यूज़ करेंगे। न्यूज़पेपर में कुछ भी है तो आप वहाँ इनका यूज़ करेंगे, ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। द शुगर इज़ इन द बॉक्स, बॉक्स में शुगर है। आई वॉज बॉर्न इन 1999, मैं 1999 में पैदा हुई थी। अब यहाँ आपको दो इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है। क्या इंपॉर्टेंट बात है? ध्यान से देखेंगे तो इन आप यूज़ करेंगे जब कोई भी चीज़ रूम में है, बॉक्स में है, सिटी में, कंट्री में है, घेरे में। इसके अलावा और कहाँ इन्हें आप यूज़ करेंगे? जब आप न्यूज़पेपर की बात कर रहे हैं, ठीक है, न्यूज़पेपर के अंदर कोई चीज़ है तब भी आप इनका यूज़ करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे देखिए ईयर आ रहा है, तो जब भी आप ईयर की बात करेंगे तब भी आप इनका ही यूज़ करेंगे, और इनके बाद अगर आप मंथ की बात कर रहे हैं तब भी आप इनका यूज़ करेंगे। तो याद रखना है, इन चीज़ों के अलावा आप न्यूज़पेपर की बात कर रहे हो, ईयर की बात कर रहे हो, मंथ की बात कर रहे हैं, तब भी आप इनका ही यूज़ करेंगे, ठीक है। कि मैं 1999 में पैदा हुई थी, तो आई वॉज बॉर्न इन 1999, ठीक है। मैं अगस्त में पैदा हुई थी, आई वॉज बॉर्न इन अगस्त, ठीक है। इस तरह से आपको बताना है कि आप किस महीने की बात कर रहे हैं, किस ईयर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी इन ही आएगा। तो ये कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है, तब आप इस लेसन को अच्छे से समझ पाएंगे। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं इंग्लिश लैंग्वेज में जो हमें आसानी से समझ में आ जाती हैं, लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो हमें याद रखने पड़ते हैं। तो यहाँ पर आपको ये पॉइंट्स याद रखने हैं कि इन चीज़ों के अलावा आप न्यूज़पेपर, ईयर और मंथ के लिए इनका ही यूज़ करेंगे, ठीक है।
चलिए अब हम नेक्स्ट प्रेपोजिशन की बात करते हैं। ऑन कहाँ यूज होगा? ऑन की हिंदी आ रही है पर या ऊपर। तो यहाँ पर आप ऑन का यूज करते हैं जब कोई चीज किसी सरफेस के ऊपर हो और उसे छू रही हो। जैसे कि आप मान के चलो ये एक सरफेस और उसके ऊपर कोई चीज रखी है तो छू रही है ना, राइट, छू रही है इस सरफेस को। तो जब कोई चीज किसी सरफेस के ऊपर रखी है, उसे छू रही है, उसके लिए हम ऑन का यूज करेंगे, राइट। इसके अलावा आप ऑन का यूज करेंगे डेट के लिए और डे के लिए, ठीक है। डे और डेट की बात हो रही है तब भी आप ऑन का ही यूज करेंगे। डे और डेट के बारे में मैं बताती हूँ। जैसे कि जब आप सिर्फ एक दिन की बात कर रहे हो, ठीक है, जब आप सिर्फ एक दिन की बात कर रहे हो उसके लिए आप ऑन का ही यूज करोगे। अब सोच के देखो एक दिन क्या होगा। जैसे कि पूरे हफ्ते में संडे कब आता है? एक ही दिन आता है। पूरे हफ्ते में मंडे कब आता है? एक ही दिन आता है। तो जब आप डेज बता रहे हैं संडे को, मंडे को, तो उससे पहले आप ऑन का यूज करेंगे, ऑन संडे, ऑन मंडे, राइट। या फिर आप डेट बता रहे हो। अब आप सोच कर देखो 12 मार्च कितनी बार आती है पूरे साल में? एक ही बार तो आती है, तो एक ही दिन की बात हो रही है, राइट। या फिर आप बता रहे हैं 24 दिसंबर, तो कितनी बार आती है 24 दिसंबर? एक ही बार तो आती है साल में। तो जब आप सिर्फ एक दिन की बात कर रहे हैं, आप सिर्फ एक दिन की बात कर रहे हैं, उसके लिए आप यूज करते हैं ऑन का, ठीक है। जैसे कि फेस्टिवल भी एक ही दिन आते हैं, जैसे होली है, दिवाली है, रक्षाबंधन है, तो ये एक ही दिन पहले एक ही दिन आती है। तो एक दिन की जब आप बात कर रहे हैं उससे पहले आप ऑन का यूज करते हैं, ठीक है। तो जब भी कोई चीज किसी सरफेस को छू रही है उसके लिए तो आप ऑन का यूज करेंगे ही। उसके साथ साथ आप ऑन का यूज करेंगे जब आप डे और डेट, जब आप डेट की बात कर रहे हो, डे की बात कर रहे हो, या फेस्टिवल्स की बात कर रहे हो। मतलब कि जब आप एक दिन की बात कर रहे हो, अब वो एक दिन कुछ भी हो सकता है, वो आपका बर्थडे वाला दिन हो सकता है, वो संडे हो सकता है, मंडे हो सकता है, 12 मार्च हो सकता है, 24 दिसंबर हो सकता है, ठीक है, होली हो सकता है, दिवाली हो सकता है, क्योंकि ये सब एक ही दिन आते हैं, साल में एक ही बार आते हैं। तो जब आप किसी एक दिन की बात कर रहे हैं तब उससे पहले आपको ऑन का यूज करना है, ठीक है। तो ये है ऑन का यूज। चलिए अब हम इसको एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है द मोबाइल इज ऑन द टेबल। जैसे कि ये टेबल है, ठीक है, अब उसके ऊपर मोबाइल रखा हुआ है ना, तो इसीलिए यहाँ पर ऑन आ रहा है, क्योंकि वो छू रहा है टेबल को, सरफेस को छू रहा है। तो द मोबाइल इज ऑन द टेबल, टेबल पर मोबाइल है या मोबाइल टेबल पर है। द पिक्चर इज ऑन द वॉल, दीवार पर पिक्चर है या पिक्चर दीवार पर है, जैसे भी आप बोलते हैं हिंदी उस तरह से बोल सकते हैं। ही इज ऑन द रूफ, वो छत पर है। आई एम ऑन द वे, मैं रास्ते में हूँ। द मीटिंग इज ऑन मंडे, देखिए यहाँ पे डे के लिए यूज हो रहा है। मीटिंग कब है? मंडे को है, तो मंडे एक ही दिन तो आता है हफ्ते में, राइट। तो मीटिंग मंडे को है। इट इज माई बर्थडे ऑन March 12, 12 मार्च को मेरा बर्थडे है। तो 12 मार्च कब आती है? एक ही बार तो आती है। बर्थडे कब आता है? एक ही दिन तो आता है, तो उससे पहले ऑन आएगा, क्योंकि जब आप एक दिन की बात करते हैं तो ऑन आता है उससे पहले। तो माई बर्थडे, इट इज माई बर्थडे ऑन March 12, तो 12 मार्च को मेरा बर्थडे है। माई नेम इज ऑन द लिस्ट, मेरा नेम लिस्ट पर है या लिस्ट में है। द कारपेट इज ऑन द फ्लोर, कारपेट कहाँ है? फ्लोर के ऊपर है। ये फर्श है आपका, ये फ्लोर है और उसके ऊपर कारपेट बिछा हुआ है, तो इसीलिए यहाँ पर आप ऑन का यूज कर रहे हैं। आई वॉज बोर्न ऑन ट्यूजडे, तो ट्यूजडे एक ही बार आता है हफ्ते में, इसीलिए यहाँ पे ऑन यूज हो रहा है। उसके बाद है July 7, तो मैं कब पैदा हुआ था? ट्यूसडे को पैदा हुआ था और उस दिन डेट क्या थी? 7 जुलाई थी। तो इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है द पार्टी इज ऑन संडे, पार्टी कब थी, कब है? संडे को है। सॉरी, पार्टी इज ऑन सैटरडे, पार्टी सैटरडे को है, March 14। तो यहाँ पे आप डेट को भी यूज कर रहे हैं सेंटेंस में और आप डे को भी यूज कर रहे हैं, दोनों का आप यूज कर सकते हैं। लेकिन यूज कैसे करना है? अगर आप पहले इस तरह से, जैसे आप डे को यूज कर रहे हैं तो उससे पहले आपने ऑन लगा दिया, फिर आपको बीच में कॉमा लगाना पड़ेगा, उसके बाद फिर आप डेट लगाएंगे, ठीक है। अगर आप एक ही सेंटेंस में डे भी यूज कर रहे हैं, डेट भी यूज कर रहे हैं, तो आप इसी तरह से यूज करेंगे। याद रखिएगा, कॉमा आएगा, पहले डे आएगा, उसके बाद, और ऑन जरूर लगाना है डे से पहले। तो यहाँ पे ऑन आ गया, उसके बाद डे आ गया, फिर आपको कॉमा लगाना है, फिर वो डेट बतानी है, ठीक है। तो इस तरह से आप ऑन का यूज करेंगे। मैं एक बार आपको फिर से सारी चीजें रिवाइज कराती हूँ ऑन के बारे में। ऑन आप यूज करेंगे जब कोई भी चीज किसी सरफेस के ऊपर है और उसे छू रही है, ठीक है, यहाँ तक खत्म होता है। उसके बाद आप इसे यूज करेंगे डे या डेट के बारे में बात करने के लिए, मतलब कि जब आप एक दिन की बात कर रहे हैं, ठीक है, 1 डे की बात कर रहे हैं।
अब आप सोच लीजिए वन डे में क्या क्या आता है, बर्थडे आता है, होली आती है, दिवाली आती है, इन सबसे पहले आप क्या यूज़ करेंगे, ऑन यूज़ करेंगे। संडे एक ही दिन आता है वीक में, मंडे एक ही दिन आता है, 12 मार्च एक ही बार आती है, तो इन सब से पहले आप ऑन का यूज़ करेंगे जब आप सिर्फ एक दिन की बात कर रहे हैं। तो चलिए अब हम नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। सो नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करेंगे अंडर की और ओवर की। तो अंडर और ओवर को कैसे यूज़ करेंगे, चलिए क्लियर करते हैं। अंडर हम यूज़ करेंगे के नीचे, मतलब कि किसी चीज़ के नीचे बिना पूरी तरह ढके, मतलब कि कोई चीज़ किसी चीज़ के नीचे है लेकिन वो उसको छू नहीं रही है और वो छुपी भी नहीं हुई, आप उसको देख सकते हैं, ठीक है, पूरी तरह वो ढकी नहीं हुई है, आप उसको देख सकते हैं, तो आप उसके लिए अंडर का यूज़ करेंगे। जैसे कि द कैट इज़ अंडर द टेबल, जैसे कि मान के चलो यहाँ टेबल के नीचे कैट बैठी हुई है, ठीक है, तो आप कह रहे हैं टेबल के नीचे कैट है, द कैट इज़ अंडर द टेबल, तो टेबल के नीचे क्या है, कैट है, और वो कैट को आप देख भी सकते हैं, पूरी तरह से वो छुपी नहीं हुई है, बस आपको दिख रहा है कि टेबल के नीचे बैठी हुई है और पूरी तरह से वो छुपी नहीं हुई है, तो उसके लिए आप अंडर का यूज़ करेंगे। अंडर मतलब के नीचे, जब कोई चीज़ किसी को छू नहीं रही है बट उस चीज़ के नीचे है और उसे आप देख भी सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, द शूज़ आर अंडर द बेड, बेड के नीचे जूते हैं। वी आर अंडर द सेम रूफ, हम एक ही छत के नीचे हैं। एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल, सब कुछ कंट्रोल में है। ही इज अंडर द ट्री, वो पेड़ के नीचे है। द बॉक्स इज अंडर द चेयर, बॉक्स चेयर के नीचे है। द लेटर इज अंडर द बुक, बुक के नीचे लेटर है, बुक के नीचे लेटर रखा हुआ है। योर बुक इज अंडर द बैग, बैग के नीचे आपकी बुक रखी हुई है, ठीक है। ही इज अंडर 18, वो 18 से नीचे है, मतलब 18 की उम्र से नीचे नीचे उसकी एज है, मुझे उसकी एग्जैक्ट एज नहीं पता, लेकिन मैं कह रही हूँ कि वो 18 से कम का है, 18 से नीचे नीचे उसकी एज है, ठीक है, तो आप इस तरह से बोल सकते हैं ही इज अंडर 18। माई मोबाइल इज अंडर द पिलो, मेरा मोबाइल तकिए के नीचे है। तो आप इस तरह से अंडर का यूज़ करेंगे जब कोई चीज़ किसी चीज़ के नीचे है और उसे आप देख रहे हैं, पूरी तरह ढकी नहीं हुई है, आप देख पा रहे हैं, उसके लिए आप अंडर का यूज़ करेंगे। इसके बाद बात करते हैं ओवर की। तो ओवर हम किस लिए यूज़ करेंगे, अब यहाँ पर हम ऊपर होने की बात कर रहे हैं कि जब कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर है लेकिन वो छू नहीं रही है। ऑन हम यूज़ कर रहे थे कि वो चीज़ उस सरफेस को छू रही थी, इसीलिए यहाँ पे ऑन आ रहा था, लेकिन अब वो कुछ चीज़ सरफेस के ऊपर है, मतलब किसी चीज़ के ऊपर है, हवा में है, छू नहीं रही है वो चीज़ को, नीचे जो चीज़ रखा हुआ है जो सरफेस है उसको छू नहीं रही है बट उसके ऊपर हवा में है, लेकिन ऑन में वो चीज़ छू रही थी, ठीक है, जैसे कि ऑन में हम यहाँ पे छू रहे थे तो इसीलिए यहाँ पे ऑन आएगा, लेकिन अब हम बात कर रहे हैं कि वो चीज़ हवा में है, ऊपर है, छू नहीं रही है बट है ऊपर, ऊपर होने की बात कर रहे हैं, के ऊपर, तो उसके लिए हम ओवर का यूज़ करेंगे, किसी चीज़ के ऊपर बिना छुए हवा में, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है। अब सेंटेंसेस से क्लियर कर लेते हैं। द फैन इज ओवर माई हेड, मेरे सर के ऊपर पंखा है, तो क्या पंखा आपके सर को छू रहा है, नहीं, लेकिन वो आपके सर के ऊपर है, ठीक है। द ब्रिज इज ओवर द रिवर, ब्रिज कहाँ है, ओवर के रिवर के ऊपर है। नेक्स्ट है द क्लाउड्स आर ओवर अस, हमारे ऊपर बादल हैं। द अम्ब्रेला इज ओवर द हेड, मेरे सर के ऊपर अम्ब्रेला है। इट इज़ ओवर 500 रुपीज़, यहाँ पे आप बता रहे हैं कि जो इसकी कीमत है वो 500 रुपये के ऊपर है, एग्जैक्ट नहीं बता रहे हैं आप कितनी कीमत है बट 500 से ऊपर की है, तो इसके लिए आप यूज़ करेंगे इट इज़ ओवर 500 रुपीज़, ये 50 से ऊपर 500 से ऊपर का है, इसकी कीमत 500 से ऊपर की है। दे आर ओवर देयर, वो वहाँ पर हैं। बर्ड्स आर ओवर द ट्रीज, पेड़ के ऊपर बर्ड्स हैं। द प्लेन वॉज ओवर द सिटी, सिटी के ऊपर प्लेन था। ही इज़ ओवर 18, वो 18 साल से ऊपर है, मतलब उसकी उम्र आप बता रहे हैं 18 से ऊपर है, उसकी एग्जैक्ट उम्र आपको नहीं पता, लेकिन आप बोल रहे हैं वो 18 से ऊपर का है, तो आप कहेंगे ही इज़ ओवर 18। अगर वो 18 से नीचे है तो आप यहाँ कहेंगे ही इज़ अंडर 18, लेकिन ऊपर है तो ही इज़ ओवर 18। नेक्स्ट है द लैम्प इज़ ओवर द टेबल, टेबल के ऊपर लैम्प है। इस तरह से आप ओवर का यूज़ करेंगे। अंडर मतलब कोई चीज़ किसी भी चीज़ के नीचे है और उसे आप देख सकते हैं, छुपी नहीं हुई है, और ओवर मतलब कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर है और हवा में है, ठीक है, हवा में है, छू नहीं रही है, इस चीज़ को छू नहीं रही है। तो यहाँ पर हमने सीखा ओवर का और अंडर का यूज़ कैसे करते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे बिहाइंड का यूज़ कैसे करना है, इन फ्रंट ऑफ का यूज़ कैसे करना है। बिहाइंड का मतलब होता है के पीछे, राइट, मतलब किसी चीज़ के पिछली तरफ, कोई चीज़ किसी चीज़ के बिल्कुल पीछे है, जैसे ये कोई चीज़ है
और उसके पीछे कोई चीज़ है तो उसके लिए हम बिहाइंड का यूज़ करेंगे। जैसे एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं, द बैंक इज बिहाइंड द स्कूल। जैसे कि ये स्कूल है और उसके पीछे क्या है, बैंक है, तो आप कह रहे हैं बैंक कहाँ है, स्कूल के पीछे है। द बैंक इज बिहाइंड द स्कूल, ठीक, स्कूल के पीछे बैंक है। हु इज बिहाइंड यू, तुम्हारे पीछे कौन है। द ट्रूथ इज बिहाइंड दिस स्टोरी, इस कहानी के पीछे सच छुपा हुआ है, इस कहानी के पीछे सच है। माई हाउस इज बिहाइंड द टेम्पल, मेरा घर मंदिर के पीछे है। द एनिमी इज बिहाइंड द वॉल, जो एनिमी है वो दीवार के पीछे है, पिछली तरफ है दीवार के। आई एम बिहाइंड यू, मैं तुम्हारे पीछे हूँ। द कार इज बिहाइंड द बस, कार बस के पीछे है। ही इज बिहाइंड टाइम, वो टाइम से पीछे है। द सन इज बिहाइंड द क्लाउड्स, बादलों के पीछे सन है, सूरज बादलों के पीछे है। माई बैग इज बिहाइंड द डोर, मेरा बैग दरवाजे के पीछे है। तो जब कोई चीज़ पिछली तरफ है, जब कोई चीज़ किसी चीज़ के पीछे है तो उसके लिए आप यूज़ करेंगे बिहाइंड का। और इन फ्रंट ऑफ का यूज़ होगा जब कोई चीज़ किसी चीज़ के ठीक सामने है, मतलब कि यहाँ पे पीछे होने की बात हो रही थी और यहाँ पे सामने होने की बात हो रही है। मतलब कि ये कोई चीज़ है, अगर कोई चीज़ पीछे है तो बिहाइंड आएगा, कोई चीज़ आगे है ठीक सामने है तो उसके लिए आप इन फ्रंट ऑफ का यूज़ करेंगे। बिल्कुल सिंपल है। जैसे माई कार इज़ इन फ्रंट ऑफ द गेट, मेरी कार गेट के सामने है, यहाँ पर गेट है उसके सामने है, तो माई कार इज़ इन फ्रंट ऑफ द गेट। ही इज़ इन फ्रंट ऑफ द गेट, वो गेट के सामने है। ही इज़ इन फ्रंट ऑफ मी, वो मेरे सामने है। देर इज अ गार्डन इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, मेरे घर के सामने गार्डन है। देर इज अ गार्डन इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, कितना अच्छा सेंटेंस है। तो जब भी आप बताना चाहते हैं आपके घर के सामने क्या है तो आप बता सकते हैं इस तरह से सेंटेंस बनाकर। वी आर इन फ्रंट ऑफ द जज, हम जज के सामने हैं। द शॉप इज इन फ्रंट ऑफ स्टेशन, स्टेशन के सामने शॉप है। द ट्रूथ इज इन फ्रंट ऑफ योर आईज, सच आपकी आंखों के सामने है। कितना अमेजिंग सेंटेंस है। द ट्रूथ इज इन फ्रंट ऑफ योर आईज, सच तुम्हारी आंखों के सामने है। डोंट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द ट्री, पेड़ के सामने मत खड़े हो। देर इज नो वन इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने कोई भी नहीं है। द बाइक इज इन फ्रंट ऑफ द कार, बाइक कार के सामने है। इस तरह से आप इन फ्रंट ऑफ का और बिहाइंड का यूज करेंगे। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। नियर हम यूज करेंगे जब आप नज़दीक होने की बात कर रहे हैं, राइट। जब आप कह रहे हैं कोई भी जगह पास में ही है, नज़दीक है, इसकी हिंदी होगी या तो पास में ही है या नज़दीक होना, तो दोनों ही इसकी हिंदी हो सकती हैं। तो एग्जाम्पल से समझते हैं। माई हाउस इज़ नियर द स्टेशन, मेरा घर स्टेशन के पास है, मेरा घर स्टेशन के नज़दीक में ही है। तो दोनों हिंदी आप बोल सकते हैं कि मेरा घर स्टेशन के पास है या मेरा घर स्टेशन के नज़दीक है। इज़ द मार्केट नियर, क्या मार्केट पास में है, क्या मार्केट नज़दीक है। वी आर नियर द डेस्टिनेशन, हम डेस्टिनेशन के नज़दीक हैं, हम डेस्टिनेशन के पास हैं। द स्कूल इज़ नियर द बैंक, स्कूल बैंक के पास में है। माई ऑफिस इज़ नियर द पार्क, मेरा ऑफिस पार्क के नज़दीक में ही है। इज़ इट नियर, क्या ये पास में है। द पुलिस स्टेशन इज़ नियर, पुलिस स्टेशन पास में ही है। माई बर्थडे इज़ नियर, मेरा बर्थडे नज़दीक ही है, आने वाला है, पास में ही है मेरा बर्थडे। ही इज़ नियर माई हार्ट, वो मेरे दिल के पास है। द हॉस्पिटल इज़ नियर द हाउस, हॉस्पिटल, हॉस्पिटल के पास घर है, ठीक है, हॉस्पिटल के पास या हॉस्पिटल के नज़दीक में ही घर है। तो इस तरह से आप इसे यूज़ करेंगे। नियर मतलब पास होना, नज़दीक होना, ठीक है। अब बात करते हैं विद की। विद आप यूज़ करते हैं दो चीज़ों के लिए। जैसे कि पहली सिचुएशन है जब आप साथ होने की बात कर रहे हैं, दूसरी सिचुएशन है किसी चीज़ का पास होना। दो सिचुएशन है अलग अलग। जब आप साथ होने की बात करें, किसी चीज़ के पास होने की, इसको एग्जाम्पल से हम क्लियर करते हैं अच्छे से। जैसे कि आई एम विद माई फैमिली, मैं अपनी फैमिली के साथ हूँ, तो यहाँ पर हम साथ होने की बात कर रहे हैं। आई एम विद माई फैमिली। आर यू विद मी, क्या आप मेरे साथ हो, यहाँ भी हम साथ होने के लिए इसको यूज़ कर रहे हैं। ही इज़ विद राहुल, वो राहुल के साथ है। गॉड इज़ विद अस, गॉड हमारे साथ है। द पेन इज़ विद मी, यहाँ पे हम इसको यूज़ कर रहे हैं कोई चीज़ पास होने के लिए। जैसे कि मेरे पास पेन है, राइट। पेन, द पेन इज़ विद मी, पेन मेरे पास में है। ही इज़ विद अ फ्रेंड, वो दोस्तों के साथ में है। नेक्स्ट, द गर्ल विद ब्लू आइज, जो गर्ल है उसकी जो ब्लू आंखें, जिसके पास ब्लू आंखें, उसकी आप बात कर रहे हो। द गर्ल विद ब्लू आइज, वो गर्ल जिसकी ब्लू आंखें हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम पास होने के लिए बात कर रहे हैं। जैसे कोई लड़की खड़ी हुई है पास में या थोड़ा सा दूर आपसे खड़ी है, आप कह रहे हैं द गर्ल विद ब्लू आइज, वो लड़की जिसकी नीली आंखें हैं, राइट,
उसके बारे में आप कुछ भी बोलना चाहते हैं तो सेंटेंस इसके आगे कुछ बनेगा, ठीक है। तो ये इनकम्प्लीट सेंटेंस है। तो आप बस इतना ही इस सेंटेंस में बता रहे हैं कि वो लड़की जिसकी नीली आंखें हैं, ठीक है। आर यू नॉट हैप्पी विद मी, क्या आप मेरे साथ खुश नहीं हैं। आई एम विद यू, मैं आपके साथ हूँ। द की इज विद फादर, की पापा के पास है। तो यहाँ पर हम दो चीज़ों के लिए यूज़ कर रहे हैं, दो सिचुएशन के लिए यूज़ कर रहे हैं विद को, जब आप साथ होने की बात कर रहे हैं और जब कोई चीज़ का पास होने की बात कर रहे हैं, कोई चीज़ पास में है या आप साथ होने की बात कर रहे हैं। तो इस तरह से आप नियर का यूज़ करेंगे और विद का यूज़ करेंगे। चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं और बात करते हैं फॉर को और फ्रॉम को कैसे यूज़ करना है। ये भी इंपॉर्टेंट स्लाइड है। फॉर हम यूज़ करते हैं, इसकी हिंदी आएगी के लिए। इसे आप यूज़ करेंगे जब आप अपना मकसद बता रहे हैं या फिर आप व्यक्ति की बात कर रहे हैं, मतलब कि कोई भी चीज़ किसी पर्सन के लिए है, आप ये बता रहे हैं। गिफ्ट है वो किसी पर्सन के लिए है, कोई चीज़ है किसी पर्सन के लिए है, कोई सरप्राइज़ है किसी पर्सन के लिए, तो आप किसी व्यक्ति के लिए इसे यूज़ करेंगे या फिर आप इसे मकसद के लिए यूज़ करेंगे कि कोई भी जो काम है, जो चीज़ है वो किस मकसद के लिए, किस वजह से है। एग्जाम्पल से देखते हैं तो अच्छे से क्लियर होगा। दिस गिफ्ट इज़ फॉर यू, ये गिफ्ट आपके लिए है। तो यहाँ पर हम इसे पर्सन के लिए यूज़ कर रहे हैं। इज़ दिस फॉर मी, क्या ये मेरे लिए, यहाँ भी हम इसे पर्सन के लिए यूज़ कर रहे हैं। दिस वाटर इज़ फॉर ड्रिंकिंग, ये पानी पीने के लिए, यहाँ पर हम इसे मकसद के लिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हम मकसद बता रहे हैं कि जो पानी है वो पीने वाला है, पीने के लिए है पानी, ठीक है। यू आर स्पेशल फॉर मी, तुम मेरे लिए स्पेशल हो, यहाँ पर हम फिर से पर्सन के लिए इसको यूज़ कर रहे हैं। दिस मेडिसिन इज़ फॉर फीवर, ये मेडिसिन फीवर के लिए, यहाँ हम इसे मकसद के लिए यूज़ कर रहे हैं। आप मेडिसिन का मकसद बता रहे हैं कि वो मेडिसिन किस लिए है, फीवर के लिए, फीवर को ठीक करने के लिए है वो मेडिसिन। नेक्स्ट, दिस क्लास इज़ फॉर किड्स, ये क्लास बच्चों के लिए है। इज़ दिस फॉर सेल, क्या ये सेल के लिए है। दिस इज़ फॉर योर गुड, ये आपके अच्छे के लिए है। आई एम हेयर फॉर यू, मैं आपके लिए हूँ यहाँ पर। दिस बुक इज़ फॉर रीडिंग, ये बुक रीडिंग के लिए है। तो इस तरह से आप फॉर को यूज़ करेंगे जब आप मकसद बता रहे हैं या किसी पर्सन के लिए इसको यूज़ कर रहे हैं। फ्रॉम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग भी है। फ्रॉम आप यूज़ करेंगे, ध्यान से सुनिएगा, इसकी हिंदी है से, मतलब कहाँ से। जब आप ये बताना चाहते हैं कि आप कहाँ से हैं, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, दिल्ली से हैं, पंजाब से हैं, हरियाणा से हैं, कहाँ से हैं आप, जब आप अपनी जब आप ये बताना चाहते हैं कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आप अपनी लोकेशन बताना चाहते हैं, उसके लिए हम फ्रॉम का यूज़ करेंगे। इसके बाद हम फ्रॉम का यूज़ करेंगे जब आप किसी भी चीज़ के बारे में बता रहे हैं कि ये जो चीज़ है वो किस जगह से आई है, किस पर्सन के द्वारा वो चीज़ आई है, कहाँ से वो चीज़ आई है, उसके लिए भी हम फ्रॉम का ही यूज़ करेंगे। जैसे एग्जाम्पल्स इसको देखते हैं। आई एम फ्रॉम दिल्ली, मैं दिल्ली से हूँ। यहाँ आप बता रहे हो कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो, दिल्ली से बिलोंग करते हो। आई एम फ्रॉम दिल्ली। सेंटेंस, दिस लेटर इज़ फ्रॉम रानी, तो यहाँ पे दूसरा यूज़ है फ्रॉम का कि ये लेटर कहाँ से आया है, रानी की तरफ से है ये लेटर। तो जब कोई चीज़ किसी भी पर्सन की तरफ से आई है तो उसके लिए भी आप फ्रॉम का यूज़ कर सकते हैं। तो ये लेटर रानी की तरफ से है तो इसीलिए यहाँ पे फ्रॉम का यूज़ हो रहा है। दिस बस इज़ फ्रॉम बम्बई, ये बस बम्बई से है, ठीक है। ही इज़ फ्रॉम बिहार, वो बिहार से है। दिस प्रॉब्लम इज़ फ्रॉम द बिगिनिंग, ये प्रॉब्लम शुरू से ही है। दिस गिफ्ट इज़ फ्रॉम माई फ्रेंड, ये गिफ्ट मेरी फ्रेंड की तरफ से है। कहाँ से आया है, मेरी फ्रेंड की तरफ से आया है। इस तरह से आप फ्रॉम का यूज़ करेंगे। आई एम इन ऑफिस फ्रॉम 10 to 5, यहाँ पे फ्रॉम का एक अलग यूज़ हो रहा है जब आप कोई भी ड्यूरेशन बताते हैं, ठीक है, कि 10 से 5 के बीच में मैं ऑफिस में हूँ। तो यहाँ पे एक आप ड्यूरेशन बता रहे हैं कि फ्रॉम 10, तो पहले फ्रॉम आएगा, फिर आप बता रहे हैं कि किस समय से, बीच में टू आता है, फिर उसके बाद वो टाइम आता है कि उस समय तक मैं इस जगह पर हूँ। तो जैसे यहाँ पे सेंटेंस है कि आई एम इन ऑफिस फ्रॉम 10 to 5, तो 10 बजे से शुरू होता है वो टाइम ड्यूरेशन और 5 बजे ख़त्म हो जाती है वो ड्यूरेशन। तो आप बता रहे हैं मैं 10 बजे से 5 बजे तक कहाँ पर हूँ, ऑफिस में हूँ। इस तरह से आप इसे यूज़ करेंगे। ये एक अलग यूज़ है फ्रॉम का, जिसे हम फिर कभी आने वाली क्लासेस में और अच्छे से क्लियर करेंगे। देखिए जो प्रेपोजिशन होती है उसका सिर्फ एक यूज़ नहीं होता है, उसके 2-3 यूजेस हो सकते हैं। और मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ हर एक प्रेपोजिशन के 2-3 यूज़ हैं। काफ़ी सारी ऐसी प्रेपोजिशंस हैं जिनके सिंगल ही यूज़ हैं और काफ़ी सारी ऐसी हैं जिसके 2-3 यूज़ होते हैं। तो जैसे यहाँ पे फ्रॉम का हमने एक यूज़ बताया कि जब आप किसी जगह पर बता रहे हैं कि आप कहाँ से हैं,
अपनी लोकेशन बता रहे हैं, या फिर आप बता रहे हैं कि कोई भी सामान है तो वो किस पर्सन की तरफ से आया है, कहाँ से आया है, और यहाँ पे आप ड्यूरेशन के लिए फ्रॉम का यूज़ कर रहे हैं। तो कई सारे यूजेस हो सकते हैं किसी भी प्रीपोजिशन के, तो इसको हम कभी आने वाली क्लासेस में और अच्छे से डिस्कस करेंगे। अभी आप दो ही यूज़ सीखें कि आप ये बता रहे हैं कि आप कहाँ से हैं, दूसरा कि कोई भी चीज़ है, गिफ्ट है, लेटर है तो वो किस तरफ से है, बस है तो वो कहाँ से आई है, उसके बारे में आप बता रहे हैं। नेक्स्ट है दिस साउंड इज फ्रॉम आउटसाइड, ये आवाज़ बाहर से है, बाहर से आ रही है ये आवाज़। एप्पल्स आर फ्रॉम कश्मीर, एप्पल्स कश्मीर से हैं। तो यहाँ पे आप एप्पल्स के बारे में बता रहे हैं कि वो कहाँ से हैं, कश्मीर से आए हैं। तो इस तरह से आप फॉर और फ्रॉम का यूज़ करेंगे। आई होप आपको ये स्लाइड क्लियर हुई होगी। अगर आपको थोड़ा लग रहा है कि डिफ़िकल्ट है तो कोई बात नहीं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं और अच्छे से कोशिश करूँगी कि मैं ये जो आपको प्रीपोजिशन समझ नहीं आई है उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊं और उसको और ज़्यादा डिटेल में पढ़ाऊं, ठीक है। लेकिन अभी मैं सभी स्लाइड्स को बिल्कुल बेसिक लेकर चल रही हूँ कि आप मेरे लिए एकदम बेसिक लर्नर हैं और मैं बेसिक बातें बता रही हूँ जो आप अपनी एवरीडे लाइफ में यूज़ कर पाएँ। ओके, सो चलिए अब हम नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करेंगे बिटवीन की एंड अमंग की। तो बिटवीन हम यूज़ करते हैं जब आप दो लोगों के बीच की बात कर रहे हो, मतलब दो लोगों के बीच की बात हो रही है, दो चीज़ों के बीच की बात हो रही है, दो से ज़्यादा के बारे में बात करेंगे तब आप अमंग का यूज़ करेंगे, ठीक है। मतलब दो से ज़्यादा लोग हैं, दो से ज़्यादा चीज़ें हैं, तब आप अमंग का यूज़ करेंगे। और सिर्फ जब दो चीज़ें हैं, दो लोग हैं, तब आप बिटवीन का यूज़ करेंगे। दोनों की हिंदी होती है के बीच। जैसे कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं, आई एम बिटवीन रानी एंड राजू, मैं रानी एंड राजू के बीच हूँ। तो यहाँ पे हिंदी क्या आ रही है, के बीच, मैं रानी एंड राजू के बीच हूँ। द मैच इज बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, मैच इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच है। तो दो टीम है, एक इंडिया एंड पाकिस्तान, तो दो टीम के बीच में मैच है, इसीलिए यहाँ पे बिटवीन आएगा। द सीक्रेट इज बिटवीन अस, ये सीक्रेट हमारे बीच में है। तो एक आप हैं और एक मैं हूँ, तो हम दोनों कौन हो गए, अस बन गए। तो मैं कह रही हूँ सीक्रेट हमारे बीच में है। माई हाउस इज बिटवीन द स्कूल एंड द बैंक, मेरा घर स्कूल एंड बैंक के बीच में है। यहाँ पे 3 आएगा। 3 इज बिटवीन 4 एंड 5, कब आता है 3, 4 और 5 के बीच में आता है ना, तो इसीलिए यहाँ पे बिटवीन का यूज हो रहा है। द क्वारल इज बिटवीन 2 ब्रदर्स, लड़ाई दो भाइयों के बीच में है। देर इज नो वॉल बिटवीन अस, हमारे बीच कोई दीवार नहीं है। ओके, द इलेक्शन इज बिटवीन 2 पार्टीज, इलेक्शन दो पार्टीज के बीच में है। शी इज सिटिंग बिटवीन मदर एंड फादर, वो मदर एंड फादर के बीच में बैठी हुई है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, ए एंड बी में क्या डिफरेंस है। तो जब आप दो चीज़ों की बात कर रहे हैं, दो लोगों की बात कर रहे हैं, तब आप बिटवीन का यूज करेंगे। अब अमंग का मतलब है जब दो से ज्यादा की बात हो रही है, जैसे कि ही इज अमंग द क्राउड, वो भीड़ के बीच है ना। तो भीड़ में दो बंदे तो होंगे नहीं, दो से ज्यादा होंगे, इसीलिए यहाँ पे अमंग का यूज होगा। तो वो कहाँ है, भीड़ के बीच में है। ही इज अमंग द क्राउड, वो क्राउड के बीच में है, वो भीड़ के बीच में है। आई एम हैप्पी अमंग माई फ्रेंड्स, मैं अपने फ्रेंड्स के बीच में खुश हूँ, राइट। नेक्स्ट सेंटेंस है ही वॉज अमंग स्ट्रेंजर्स, वो अजनबियों के बीच में था। यू आर अमंग योर पीपल, कितना अच्छा सेंटेंस है ना, तुम अपने लोगों के बीच हो। यू आर अमंग योर पीपल, यू आर अमंग योर पीपल, तुम अपने लोगों के बीच हो। डिस्ट्रीब्यूट दीज स्वीट्स अमंग चिल्ड्रन, डिस्ट्रीब्यूट दीज स्वीट्स अमंग चिल्ड्रन, इस मिठाई को बच्चों के बीच में बांट दो। तो यहाँ पे आप एक चीज़ याद रखिएगा, चिल्ड्रन मतलब यहाँ पे एक चिल्ड्रन की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे कई सारे चिल्ड्रन हैं, इसीलिए यहाँ पर आप चिल्ड्रन का यूज़ कर रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे चिल्ड्रंस बोलते हैं, बट चिल्ड्रंस नहीं आएगा। अगर एक बच्चे की बात हो रही है तो आप उसे चाइल्ड बोलेंगे, और एक से ज़्यादा की बात हो रही है तो आप उसे चिल्ड्रन बोलेंगे। तो जब आप यहाँ पे कई सारे बच्चों की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इस मिठाई को बच्चों के बीच में बांट दो, तो इसीलिए यहाँ पर आप अमंग का यूज़ करेंगे। ही इज़ पॉपुलर अमंग द पुअर, ठीक है, वो गरीबों के बीच में पॉपुलर है। ही इज़ अमंग 50 स्टूडेंट्स, वो 50 स्टूडेंट्स के बीच में है। द रूमर इज़ अमंग पीपल, ये अफवाह लोगों के बीच है। तो इस तरह से आप अमंग और बिटवीन का यूज़ करेंगे। दोनों की हिंदी है के बीच, लेकिन बिटवीन जब दो लोगों के बीच, और अमंग जब दो से ज़्यादा लोगों के बीच। तो इस तरह से आप इसका यूज़ करेंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट स्लाइड पर जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करेंगे एट और बाय की। ये बहुत पॉपुलर प्रपोजिशंस हैं, दोनों ही ये बहुत यूज़ होती हैं आपकी एवरीडे लाइफ में। इसको अच्छे से सीखना एक्स्ट्रा टेंशन के साथ। एट हम यूज़ करेंगे पर एंड में, इसे हम यूज़ करेंगे जब आप किसी खास टाइम की बात, जब आप किसी खास जगह की बात कर रहे हो, किसकी खास जगह की बात कर रहे हो, या फिर पक्के टाइम की बात कर रहे हो। खास जगह मतलब कि कोई स्पेसिफिक पॉइंट है,
ठीक है। जैसे कि आप भी उस जगह के बारे में जानते हो और मैं भी उस जगह के बारे में जानती हूँ, कोई खास जगह है वो, ठीक है, तभी तो आप जानते हो उसके बारे में। तो ऐसी जगह जो खास है उसके लिए हम एट यूज़ करेंगे। या फिर बिल्कुल पक्का टाइम है, जैसे कि आप स्कूल जाते हो, स्कूल 7 बजे शुरू हो जाता है, 7 बजे आपका स्कूल शुरू होता है, तो आप 7 बजे एक पक्का टाइम बताएंगे, है ना। आपकी क्लास जो है वो 8 बजे शुरू होती है डेली, तो 8 बजे एक पक्का टाइम है, तो आप एट 8 o'clock बोलेंगे, एट 9 o'clock बोलेंगे, क्योंकि ये पक्का टाइम है, ठीक है। बाकी इसको एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे कि फर्स्ट एग्जाम्पल है, माई फादर इज एट होम, मेरे पिताजी घर पर हैं। तो आपको पता है ना किस घर की बात कर रहे हैं, ऑफकोर्स मेरे घर की बात कर रहे हैं। तो जब भी आप कोई भी स्पेसिफिक पॉइंट की बात कर रहे हैं, मतलब ऐसा पॉइंट ऐसी जगह जिसके बारे में आप जानते हो, मैं भी जानती हूँ, ठीक है, खास जगह है वो, इसलिए वहाँ पर हम एट का यूज़ कर रहे हैं। माई फादर इज एट होम, मेरे पापा घर पर हैं। समवन इज एट द डोर, अब आपको पता है ना किस डोर की बात हो रही है, मैं कह रही हूँ कोई दरवाजे पर है, तो आपको पता चलेगा कौन से दरवाजे की डोर कौन से डोर की कौन से दरवाजे की बात हो रही है, इसलिए मैंने यहाँ पे एट लगाया है। ये कोई दरवाजे पर है, खास जगह है वो, इसीलिए आपको पता है कौन से डोर की बात हो रही है। आई एम एट द ऑफिस, मैं ऑफिस में हूँ, इस तरह से आप इसे यूज़ करेंगे। ही इज़ एट द बस स्टॉप, वो बस स्टॉप पर है। अब आपको पता है कौन से बस स्टॉप की बात हो रही है, मैं जस्ट आपको बता रही हूँ कि वो बस स्टॉप पर है। आई एम एट द रिसेप्शन, मैं रिसेप्शन पर हूँ। नेक्स्ट है, द क्लास इज एट 10 o'clock, तो यहाँ पे देखिए टाइम के लिए, पक्के टाइम के लिए एट यूज़ हो रहा है, क्योंकि आपको मैंने मेंशन कर दिया है ग्रुप में, मैंने बता दिया कि क्लास कब है, 10 बजे है, तो मतलब 10 बजे पक्का टाइम है, 10 बजे क्लास शुरू हो जाएगी, दैट्स इट। तो यहाँ पे हम एट का यूज़ करेंगे जब आप पक्के टाइम की बात कर रहे हैं। ही इज़ एट अ पार्टी, वो पार्टी में है। माई शॉप इज़ एट द स्टेशन, मेरी शॉप स्टेशन पर है। नेक्स्ट, ही इज़ एट रिस्क, नेक्स्ट सेंटेंस है, हाँ वो रिस्क में है, वो रिस्क पर है, इस तरह से आप बोल सकते हैं। वी आर एट द एयरपोर्ट, हम एयरपोर्ट पर हैं। तो जब आप किसी खास जगह की बात कर रहे हैं या फिर आप पक्के टाइम की बात कर रहे हैं, तब आप एट का यूज़ करेंगे। इसकी दो हिंदी हो सकती हैं, या तो पर इसकी हिंदी आएगी या में इसकी हिंदी आएगी, ठीक है। अब बात करते हैं बाय की। बाय हम यूज़ करेंगे के द्वारा या बगल में, इसको दो अलग अलग जगह पर यूज़ करेंगे, अलग अलग सिचुएशन में यूज़ करेंगे। पहली सिचुएशन है के द्वारा, मतलब कोई भी चीज़ किसी भी पर्सन के द्वारा है, ठीक है, या फिर बगल में, बिल्कुल जस्ट बगल में। जैसे कि एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं, दिस पेंटिंग इज बाय एम.एफ. हुसैन, तो ये पेंटिंग किसके द्वारा है, एम.एफ. हुसैन ने इसको बनाया है, तो एम.एफ. हुसैन के द्वारा ये पेंटिंग है। तो यहाँ पर किसी पर्सन के बारे में मेंशन किया जा रहा है कि जो पेंटिंग है वो किसके द्वारा बनाई गई है, किसके द्वारा पेंट की गई है, एम.एफ. हुसैन के द्वारा, इसीलिए यहाँ पे बाय का यूज हो रहा है। माई हाउस इज बाय द रिवर, मतलब ये नदी है, ठीक है, मेरा घर इसके साइड में है, तो बगल में है, तो बगल के लिए भी हम बाय का यूज कर सकते हैं। माई हाउस इज बाय द रिवर, मेरा घर नदी के बगल में है। आई एम बाय योर साइड, मैं आपके साइड में हूँ, मैं आपके बगल में हूँ। नेक्स्ट है, दिस बुक इज बाय प्रेमचंद, दिस बुक इज बाय प्रेमचंद, ये बुक कहाँ से है, प्रेमचंद जी ने इस बुक को लिखा है, तो ये प्रेमचंद जी की बुक है, ये प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी गई है, इसीलिए यहाँ पर हम बाय का यूज कर रहे हैं। दिस बुक इज बाय प्रेमचंद। ही वॉज स्टैंडिंग बाय मी, वो मेरे बगल में ही खड़ा था, ही वॉज स्टैंडिंग बाय मी। दिस सॉन्ग इज बाय अरिजीत सिंह, ये सॉन्ग किसके द्वारा है, किसके द्वारा गाया गया है, किसका सॉन्ग है ये, अरिजीत सिंह का, इसीलिए यहाँ पे आप बाय का यूज कर रहे हैं। बी देयर बाय 5 o'clock, यहाँ 5 बजे तक पहुँच जाना, बी देयर बाय 5 o'clock, यहाँ पर हम एक डेडलाइन के लिए बी का यूज़ कर रहे बाय का यूज़ कर रहे हैं। बाकी बाय का एक और यूज़ होता है जिसको मैं सिखाऊंगी आने वाली क्लासेस में, सब कुछ एक ही क्लास में डिस्कस नहीं कर सकते ना, क्योंकि वीडियो भी बहुत लंबी चली जाएगी और आपको समझ में भी नहीं आएगा। अभी बाय के आप 2 यूज़ सीखो, ठीक है। तो यहाँ पे बाय का यूज़ हो रहा है टाइम के लिए, एक टाइम लाइन के लिए, कि 5 बजे तक यहाँ पर आ जाना, ठीक है। नेक्स्ट है, इट वॉज बाय मिस्टेक, ये गलती से हो गया, कैसे हो गया, गलती से हो गया। आई एम बाय कार, मतलब मैं कार के बगल में हूँ, आई एम बाय कार, मैं कार के बगल में हूँ। कैन आई पे बाय चेक, क्या मैं चेक के द्वारा पे कर सकती हूँ, क्या मैं चेक के द्वारा पे कर सकती हूँ। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे बाय का यूज़ हो रहा है, ठीक है, बाय का यूज़ हो रहा है, मतलब कि दो अलग अलग सिचुएशन में, या तो आप के द्वारा के लिए बाय का यूज़ कर रहे हैं, या फिर जस्ट बगल में ही कोई चीज़ है उसके लिए आप बाय का यूज़ कर रहे हैं।
तो इस तरह से आप एट का यूज़ करेंगे और बाय का यूज़ करेंगे। अगर आपको ये स्लाइड थोड़ी डिफिकल्ट लग रही है कि बाय का यूज़ मैम अच्छे से क्लियर नहीं हुआ है, कोई बात नहीं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, हम दोबारा से बाय पर वीडियो बना देंगे, ठीक है। बाकी सारी स्लाइड्स तो बहुत आसान थी, ऐड भी बहुत इजी था, बस बाय मुझे लग रहा है कि बाय और एक ये फ्रॉम जो है, जो हमने पहले स्लाइड में किया था फ्रॉम, ये मुझे लग रहा है कि शायद आपको समझ में ना आए, फॉर फ्रॉम, ठीक है। आप बता दीजिएगा अगर आपको नहीं समझ में आता है तो मैं एक और वीडियो बनाऊंगी अलग से, जिसमें मैं इसको और अच्छे से क्लियर करूंगी। अब आपको अगर ये पूरी स्लाइड्स जितने भी आज हमने यूजेस सीखे हैं, एट, इन, ऑन, अगर आपको पूरा अच्छे से लेसन समझ में आए तब आप इस होमवर्क को कर पाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगर आपको इस होमवर्क को करने में दिक्कत हो रही है तो मतलब आपने वीडियो को अच्छे से नहीं देखा है, आपको वीडियो को दोबारा देखना पड़ेगा, फिर आप इस होमवर्क को कीजिए। और PDF आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर बिल्कुल फ्री में, कोई पैसा नहीं लिया जाता, वीडियो भी फ्री में है और PDFs भी फ्री में है। बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके जाइएगा, आपकी लाइक से ये वीडियो उन स्टूडेंट्स तक पहुंच जाएगी जिनको इस वीडियो की वाकई में ज़रूरत है। और ये वो प्रपोजिशंस है जो आपकी एवरीडे लाइफ में यूज़ होती ही हैं, कहीं ना कहीं यूज़ होती हैं। तो स्लाइड बहुत क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ आप इन सभी अपने सभी फ्रेंड्स के साथ, सभी रिलेटिव्स के साथ शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को। और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशंस आपको तभी मिल पाएंगी जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन के साथ में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। जय हिंद।